क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अपन ने? अकाउंटिंग की दोनों तरीके से डेफिनेशन डिस्कस की, एक बहुत लेमन लैंग्वेज में की, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के हो उसकी रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब जहां पर मनीज या मनीज वर्थ का एक्सचेंज हो, उसका सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्डिंग करना, यानी डेबिट क्रेडिट से रिकॉर्डिंग करना। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है दैट इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में रिकॉर्डिंग करना और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करना ऑफ द रिजल्ट्स देयर ऑफ, ठीक है। अब फिर हमने कुछ 10 बेसिक टर्म्स पढ़े थे और उससे अपन एंटर किए थे जर्नल एंट्रीज की तरफ। कैसे एंटर किए थे? मैंने बोला था 5 अकाउंट उसमें से डेबिट बैलेंस होता है, 10 और बाकी 5 अकाउंट उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस के डेबिट बैलेंस, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स, गेन्स के क्रेडिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है। फिर अपन ने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बनाई थी। जर्नल एंट्रीज का मेन पर्पस क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमैटिक वे से। वैसे ही फिर नेक्स्ट हमने बात किया था कि 50,000 बुक को चेक करने से अच्छा है मैं 20-30 पेज चेक करना चाहती हूँ थ्रू लेजर्स। लेजर्स मतलब क्लासिफाइंग सेम नेचर ऑफ आइटम्स इन सेम प्लेस। अपन ने उस दिन लेजर्स बनाया भी, एक जगह पूरे कैश के ट्रांजैक्शन लिख दिए, एक जगह कैपिटल के, एक जगह सेल्स के, एक जगह परचेज के। वो तो हमने 6 जर्नल एंट्रीज देखी थी जिसमें 6 लेजर बन गए। ऐसे बिजनेस के कितने लाखों जर्नल एंट्रीज होते हैं जिसके हमको सेम नेचर वाले आइटम को सेम अकाउंट में क्लासिफाई करना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? लेजर। फिर हमने नेक्स्ट बोला था, अच्छा ये मैं क्या हो रही हूँ, मैं अकाउंटिंग साइकिल की तरफ बढ़ रही हूँ। पहले ट्रांजैक्शन इवेंट हो गया, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गया उसका, फिर क्लासिफाइंग हो गया, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, फिर थर्ड आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब अब जो चीज मैं 30 पेज में भी नहीं देखना चाहती वो मैं एक पेज में देख सकती हूँ थ्रू ट्रायल बैलेंस। उसमें हम कुछ नहीं करते, जो भी लेजर हमने बना चुके हैं ना उसके बैलेंसेस एक जगह लाकर ले आते हैं, ठीक है। अगेन सेम रूल फॉलो होगा कि असेट वगैरह के, असेट डेटर्स वगैरह के डेबिट बैलेंसेस हो गए तो दिमाग में रखना कि भाई इसका बैलेंस वैसे तो डेबिट आना चाहिए, क्रेडिट नहीं आना चाहिए, और कैपिटल वगैरह के बैलेंसेस क्रेडिट आने चाहिए। यहाँ पर आप लोग वो हमेशा एग्जाम्पल याद करना जहां पर मशीन वैसे तो 5,000 की थी, अगर बिकी 10 लाख में तो वो मशीन क्रेडिट 5,000 से ही होगी, बाकी का पूरा किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि असेट्स कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये डन है, ठीक है। इससे हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर दी। उसके बाद क्या होता है? मैंने बोला था एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है जो आप लोगों को नहीं है। उसके बाद लास्ट आ गया फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में अपन 3 चीज पढ़ने वाले थे, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का अभी तक अपन ने वैसे फॉर्मेट नहीं देखा है, बट ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट देख चुका है। ट्रेडिंग में क्या आता है? सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, मेरा माल वेंडर्स से लेकर मेरे फैक्ट्री तक लाने के सारे खर्चे और उस माल को बनाने के खर्चे, उस माल को बनाने के खर्चे ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। और पीएनएल में क्या जाएगा? उसके बाद के सारे खर्चे, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, किसी को आपने कमीशन पे कर दिया, किसी को डिस्काउंट दे दिया, ये सब कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग से क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। पीएनएल से क्या आता है? नेट प्रॉफिट या लॉस। ट्रेडिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप परचेस 10 आइटम कर रहे हो लेकिन आप सेल सिर्फ 7 आइटम कर रहे हो तो यहां तो मैचिंग नहीं हुई ना। क्या नहीं हुआ? मैचिंग नहीं हुई। आपने खर्चा दिखा दिया 10 क्वांटिटी का, बट आप बिक्री दिखा रहे हो 7 क्वांटिटी की, आप रेवेन्यू दिखा रहे हो 7 क्वांटिटी का, खर्चा दिखा रहे हो 10 क्वांटिटी का, तो यहाँ तो वो 3 क्वांटिटी का गैप आ गया ना। ऑब्वियसली मुझे लॉस आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा परचेज ज्यादा क्वांटिटी का दिखा रही हूँ, सेल कम क्वांटिटी का दिखा रही हूँ। इसलिए हमें क्या दिखाना पड़ता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है ताकि मैचिंग प्रिंसिपल हो सके। अगर 10 क्वांटिटी का खर्चा दिखा रहे हो तो 10 क्वांटिटी का सेल दिखाओ, या फिर 7 क्वांटिटी का सेल दिखा रहे हो तो 3 क्वांटिटी का क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। ये बात समझ आई? क्लियर है? इसीलिए अपन क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में एक असेट को शो करते हैं, जबकि असेट हमेशा असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट में आता है।
बट जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट हमको एक एसेट हमारे नॉमिनल अकाउंट में दिखाना पड़ता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब सारे इनकम एक्सपेंसेस। ये डन है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज जितनी भी मैंने अभी तक कराई थी उसको एक बार गो थ्रू करके आए हो? ठीक है, चलो मैम ये क्वेश्चन है, आप दोनों फटाफट लिख लो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट लिख लो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ। दिखाओ जर्नल एंट्रीज, दिखाओ बस फिलहाल। एंट्रीज तो सही लग रही है। ये कहाँ से आया 24,000? ठीक है, एंट्रीज तो सही है, देखते हैं। ये गलत है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, इसलिए ये गलत है, इसलिए आपका मैच नहीं करना। मैं बताती हूँ, फटाफट लिखो, क्वेश्चंस लिखा हुआ है मैम आपका, फटाफट लिखो। ये गलत है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है, इसलिए ये गलत है। नहीं मैम, वो क्वेश्चन दिखाइए ना। हम्म, आप लोग कोई रफ नोटबुक में कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। आई डोंट वांट एनी क्लास वाले होमवर्क इन रफ नोटबुक। रफ नोटबुक आपकी वो नोटबुक है जहां अगर मैं कुछ स्क्रिबल कर रही हूँ यहाँ कोई कॉन्सेप्ट, तो आप भी मेरे साथ स्क्रिबल करना चाहते हो तो वो आप अपनी रफ नोटबुक में करो। बाकी मैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप अपने मेन नोटबुक में कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म, हाँ जी, हम्म, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन बनाया है या नहीं? ये, हाँ ठीक है, ओके। फर्स्ट एंट्री तो मेरे ख्याल से सबकी सही बनी है। जस्ट अ सेकेंड, बैलेंस मेथड। देखो अपन आदि तो बैलेंस मेथड से ही है ना, चलेंगे अपन बैलेंस मेथड से ही। ठीक है, फर्स्ट वाली एंट्री तो बहुत इजी है, मैं यहां लिख देती हूं डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, है ना। पहली एंट्री बोलता है जो 1 अप्रैल को हुई है, कैश परचेजेस हुआ है 20,000 का। ठीक है, कैश परचेज हुआ है 20,000 का। परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस या असेट, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों के डेबिट बैलेंस होते हैं। परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट होगा 20,000। ये एंट्री तो सबकी सही हुई है, डन है। सेकेंड एंट्री में बोल रहा है कि रमा को हमने कुछ माल बेचा। क्या किया, रमा को हमने कुछ माल बेचा, 60,000 का माल है, ट्रेड डिस्काउंट में बेचा। अपन को पता है ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। यहां पर पार्टी का नाम दिया है इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो रमा हमारी क्या बन जाएगी, रमा क्या बन जाएगी, डेटर। डेटर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि बढ़ रहा है। टू सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम, वो भी बढ़ रही है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कितने से, 54,000 से। क्यों, क्योंकि 60,000 का माल, हमारे लिए वो माल 90% का ही है, यानी 10% डिस्काउंट। ये 90% लिखा सही है ना, कोई दिक्कत किसी को इससे? हाँ, 54,000 हो गया क्या। अब थर्ड है, विनोद ने हमको कुछ माल बेचा, यहां लिखा है सोल्ड,
बट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, यहाँ लिखा है सोल्ड, बट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, परचेज। विनोद ने हमको माल बेचा या हमने विनोद से माल खरीदा, दोनों सेम बात है। ठीक है, 30,000 का माल 10% रेट डिस्काउंट में खरीदा, अगेन सेम, बस यहाँ पर क्या होगा, अच्छा विनोद का नाम दिया है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या एंट्री होगी, परचेज टू विनोद, कितने से, 27,000, कहां से आया, 30,000 में 10% डिस्काउंट। किसी को दिक्कत, डन। अब नेक्स्ट एंट्री में लोगों ने थोड़ी गलती किया। 18 अप्रैल को क्या हुआ, 18 अप्रैल को क्या हुआ, हमने कुछ माल विनोद को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कब होता है, हो सकता है माल डिफेक्टिव था, कोई प्रॉब्लम होगी, डैमेज था, कुछ भी है, तो मैंने ना माल रिटर्न कर दिया, डन। कितने का माल था, लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, क्या, लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, यानी 2000 का माल था जो हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, जब हमने माल खरीदा था तब वो माल कितने का था, 30,000 का, वो माल 30,000 का था, उस पे तो ट्रेड डिस्काउंट मिला, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 30,000, वो 30,000 वाले माल का 2,000 रुपए वाला माल मैंने बेच दिया। ये बात समझ आई क्या मैं क्या बोली, 30,000 वाले माल का 2,000 वाला माल मैंने बेच दिया, बट क्या मुझे ये माल एक्चुअली 30,000 का पड़ा था, नहीं, 30,000 का माल मुझे कितने का पड़ा था, 27,000, क्यों, क्योंकि देयर वाज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अगर मैं रिटर्न कर रही हूं, अगर मैं रिटर्न कर रही हूं तो 2,000 वाला माल मेरी बुक्स में तो 10% डिस्काउंट में रिकॉर्डेड है, तो मैं कितने की रिकॉर्डिंग करूंगी, 10% लेस, 1800 की। ये बात समझ आई सर आप दोनों को कि किस में रिकॉर्डिंग होगी, क्यों, मेरे बुक्स में तो वो माल 2,000 का ही नहीं ना, मेरे बुक्स में 2,000 का लिस्ट प्राइस वाला माल 1800 का है, तो मैं जब रिटर्न करूंगी मैं 1800 में करूंगी, डन, क्लियर, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ठीक है। 18 अप्रैल क्या हुआ, विनोद के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था, उससे कैश आया था क्या, हाँ, तो हम उसी को डेबिट करेंगे, अब वो कम हो रहा है तो मैंने माल रिटर्न कर दिया, वो मेरे से उतना पैसा एक्सपेक्ट नहीं करता, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है अपना, परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न इनकम है, या मैं इसको बेटर इस तरीके से बोलना चाहूंगी, परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न एक्सपेंस का रिवर्सल है। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, रिवर्स। वैसे ही सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, रिवर्स, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये इनकम है या एक्सपेंस, मैं बोल रही हूँ एक्सपेंस का रिवर्सल है, इनकम का रिवर्सल है, डन, ठीक है। तो समझ आ गया क्यों क्या डेबिट हो रहा है, क्यों क्या क्रेडिट हो रहा है, हाँ, कितने से होगा, 1800 से, क्यों, क्योंकि लिस्ट प्राइस भले थी इसकी 20,000 रुपए, 2,000 रुपए, बट मेरे बुक्स में तो ये 90% पे रिकॉर्डेड था ना, तो मैं रिटर्न करूंगी तो भी 90% पे ही करूंगी, ओके। नेक्स्ट है पेड कैश टू विनोद 24,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई पहले तो मैंने परचेज किया, फिर उसको परचेज रिटर्न कर दिया, अब मैंने बोला तू 24,000 रख, दैट्स इट, खत्म, अब अपना रिश्ता यहाँ 24,000 पे अपना रिश्ता खत्म। तो ये तो मेरे को पता है कि एंट्री क्या पास होने वाली है, विनोद पूरा मेरे बुक से खत्म हो रहा है, मेरे बुक से क्रेडिटर खत्म हो रहा है, जिस भी डेट, मुझे डेट याद नहीं है, तो विनोद को मैं डेबिट करूंगी, क्यों, विनोद एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, ये घट रहा है तो डेबिट, डन है, डेबिट। कैश जा रहा है बिजनेस से, अच्छा कैश जा रहा है बिजनेस से 24,000, ये मुझे पता है, विनोद के साथ मेरा फुल एंड फाइनल खत्म होने वाला है, तो मैं क्या करूंगी, एक बार चेक करूंगी कि विनोद के साथ क्या डेबिट क्रेडिट हुआ है, लेजर वाला काम मैं यही कर दूंगी, क्या लेजर वाला काम करूंगी, विनोद से ना पहले मैंने 27,000 का क्रेडिट किया था,
फिर मैंने विनोद को 1800 से डेबिट कर दिया। तो विनोद के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? 27,000 का क्रेडिट, 1800 का डेबिट। तो विनोद मेरे बुक्स में कितना दिख रहा होगा? विनोद मेरे बुक्स में कितना दिख रहा होगा? 25,200 रुपए। ये बात सबको समझ आई? वो 25,200 की जगह मैंने विनोद को कितना दे दिया? 24,000। कितना दे दिया? 24,000। मेरे को फायदा कितने का हो गया? 1,200 का। फायदा हुआ ना, क्योंकि क्रेडिटर को कम पे किया। फायदा हुआ मतलब गेन, गेन, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने से? 1,200 से। ठीक है। और ये जितना भी विनोद बचा था मेरी बुक्स में उसको खत्म कर दिया विनोद को पूरा। ये बात समझ आ गई क्या? किसी को दिक्कत इतने में? अभी तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलो, रमा रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000। सेम, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है। 10,000 का भले उसका लिस्ट प्राइस होगा, मेरे बुक्स में कितना रिकॉर्डेड था? 10% डिस्काउंट में। तो जब सेल्स रिटर्न आ रहा है तो वो भी मुझे कितने में करेगी? 10% डिस्काउंट में। यानी 10,000 का माल वो कितने में रिटर्न करेगी? 9,000 में। ये बात से क्लियर है अब अपन? 25 और 28, 25/4 को रमा ने सेल्स रिटर्न कर दिया। मैंने बोला सेल्स का उल्टा इफेक्ट होगा, यहाँ पर सेल्स क्रेडिट होता है तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। रमा जो मेरी डेटर थी, अब उससे मुझे कम पैसे आएंगे क्योंकि उसने मुझे कुछ माल रिटर्न कर दिया है। 9,000, 10,000 का माल था, उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेंगे। ये एंट्री समझ आई? अब रमा को शायद मेरे ख्याल से पे किया है। कितना पे किया? 43,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा सॉरी, रमा से पैसे आए हैं, पैसे आए हैं, कैश आया है। कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो, जस्ट अ सेकेंड, मुझे रमा का तब तक लेजर बैलेंस निकाल कर बताओ तो। रमा का मेरे को लेजर बैलेंस निकाल कर बताओ कितना? हो ही नहीं सकता। 90,000। रमा अकाउंट में कितना पैसा बचा है? कितना पैसा आना चाहिए था? 90 कैसे हो सकता है बच्चे? सेल की एंट्री 54,000 से रमा डेबिट हुई थी। हाँ हाँ, बट पहले तो आप ये बताओगे ना कि उसको हमने क्रेडिट भी किया सेल्स रिटर्न के कारण। कितना बचा? 45,000। बताओ अमाउंट कितना डिस्काउंट अलाउड का? 2,000 होगा ना मैम। देखो अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 2,000। देखो रमा को हमने डेबिट कितने से किया था? 54,000 से। जब रमा ने सेल किया था तो उसने उसके डेटर अकाउंट में मैंने 54,000 डाल दिए थे। अब रमा ने सेल्स रिटर्न कर दिया तो मैंने रमा को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। बोला ठीक है यार, अब तू सेल्स रिटर्न करिए तो इसे पैसे तो नहीं ले सकती, तो मैं तुझे क्रेडिट कर देती हूँ। कितने से क्रेडिट किया? 9,000 से। तो रमा का 45,000 का डेबिट बैलेंस बचता है, यानी मुझे रमा से अभी भी 45,000 आने बचे थे, बट कितना है? 43,000। तो डिस्काउंट कितना दिया मैंने रमा को? 2,000 का ना, 2,000 का ना। समझ आया क्या ये बात? किसी को दिक्कत है क्या इस बात में? कैश आया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया तो क्या होगा? एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। रमा पूरी हमारे बुक्स में खत्म हो गई। रमा हमारी डेटर थी, डेटर जब घटता है तो क्रेडिट होता है। कैश कितना आया? 43,000। डिस्काउंट कितना दिया? 2,000। रमा को मैंने 45,000 से खत्म कर दिया। ये बात से क्लियर है अपन? कोई दिक्कत है? अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, मैं अभी लेजर अकाउंट बनाऊंगी,
बनाऊंगी तो मैं सबके, बट क्या विनोद और रमा के लेजर में कोई बैलेंसेस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि विनोद और रमा को हमने क्लोज कर दिया, सेटल कर दिया। हाँ जी, देखो, रमा ने हमसे सेल रमा को हमने सेल किया 54,000 का, सिंपल किराना शॉप ट्रांजैक्शन समझते हैं, ठीक है। रमा मेरे पास आई, 100 रुपए का विम लेकर गई, ठीक है। 100 रुपए के 2 विम लेकर गई। क्या क्या करके गई? 100 रुपए के 2 विम लेकर गई। फिर नेक्स्ट डे आई और उसने मुझे बोला मैंने कि आखिरी में पैसा चुकता कर दूंगी, ठीक है। रमा मेरे पास आई 200 रुपए, 200 रुपए रमा को मेरे को देना था। नेक्स्ट डे आई, वो बोली यार ये विम तो अच्छा नहीं है, तो उसने एक तो खोल लिया था घर जाते साथ, उसी से उसको पता चला एक अच्छा नहीं है। तो वो बोली यार तू, एक तो मैंने खोल दिया है, बाकी का एक तू रख, मुझे नहीं चाहिए, है ना, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? 100 रुपए माइनस हो गया। रमा को पहले 200 रुपए देने थे, अब वो मेरे को 100 रुपए का विम वापस लाकर दे दिए, तो वो मेरे को 100 रुपए और देगी, बस। बात समझ आई? बट क्योंकि वो विम अच्छा नहीं था, तो मैंने रमा को बोला तू मेरे को 90 रुपए दे दे बस, ठीक है। कस्टमर सर्विस नाम की एक चीज होती है, तो मुझे 90 रुपए दे। तो तूने हार्डशिप की, 2 बार आई, तेरे को विम भी अच्छा नहीं मिला, तो वो जो विम का है तू मेरे को 90 रुपए दे, खत्म कर। रमा को देना था 100 रुपए, बट दुकानदार ने क्या बोला? तू मुझे 90 रुपए दे, खत्म कर। तो 10 रुपए का क्या किया दुकानदार ने? डिस्काउंट दिया। अब लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल। वो मेरे पास आई, 54,000 का माल खरीदा, बट उसने 9,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो वैसे उसको देना था 45,000, बट मैंने उसको क्या किया? 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। उसका उल्टा लिखा है। क्या लिखा है उल्टा? कि 43,000 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो यहां पर जो चीज नहीं लिखी है वो है कि मैंने 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। बात समझ आ गई क्या? या तो ये लिख सकता था 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो आप 43,000 निकालते। यहाँ पर उल्टा दे दिया, 43,000 दे दिया, तो आपने 2,000 का डिस्काउंट निकाल लिया। ओके, क्लियर, डन, ठीक है। अब मैं 1 मिनट दे रही हूं, अब सबके पास उनके सारे फाइनल एंट्रीज है, लेजर बनाओ फटाफट, फटाफट लेजर बनाओ। कितने लेजर बनेंगे? कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। विनोद अकाउंट, रमा अकाउंट। मैं डिस्काउंट का एक ही अकाउंट बनाऊंगी तो चलेगा क्या? बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 अकाउंट भी बनाते हो, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड का, वो भी चलेगा, और अगर आप एक अकाउंट बनाते हो वो भी चलेगा। बस मेक श्योर करना क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट। अंडरस्टूड? कितने अकाउंट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अकाउंट बन गए क्या सबके?
डबल एंट्री से एंट्रीज लिखना, यानी एक अकाउंट के दोनों इफेक्ट, एक एंट्री के दोनों इफेक्ट एक साथ लिखना। ये मत सोचना कैश अकाउंट पहले कंप्लीट कर देते हैं फिर परचेज अकाउंट कंप्लीट करेंगे, नो। क्या हो गया टाली? परफेक्ट। क्या गलती की थी? ओके ओके। इसलिए नेक्स्ट टाइम से सब होमवर्क करके आएंगे। करूँ क्या एंट्रीज? फर्स्ट एंट्री क्या है? परचेज टू कैश। मैंने बताया सपोज कैश अकाउंट है ना? कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड हियर, तो हम भी यहां पर कहा लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। परचेज इज बीइंग डेबिटेड, तो परचेज के भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेज किससे डेबिट हो रहा है? कैश से, तो मैं क्या लिखूंगी? टू कैश। और कैश किससे क्रेडिट हो रहा है? परचेज से, तो मैं क्या लिखूंगी? बाय परचेज। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट एंट्री, रमा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, रमा टू सेल्स, ये रही रमा। वहां क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू सेल्स 54,000 से, और सेल्स में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बाय रमा 54,000। नेक्स्ट है विनोद से परचेज हो रहा है, बाय परचेज 27,000। और मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगी, पहला ट्रांजैक्शन हुआ था कैश में, दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट में। थर्ड है, फोर्थ एंट्री है विनोद टू परचेज रिटर्न। विनोद इज बीइंग डेबिटेड, परचेज इज रिटर्न इज बीइंग credited. विनोद is being debited, क्या है अमाउंट? 1800, 1800 है क्या? और परचेज रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ? क्रेडिट बाय विनोद 1800। नेक्स्ट है, मैंने शायद विनोद को पूरे पैसे दे दिए हैं। विनोद को मैंने पैसे दिए हैं कैश 24,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। विनोद में दो एंट्रीज होने वाली है, कैश की और डिस्काउंट की। कैश की और डिस्काउंट की दोनों से विनोद डेबिट हो रहा है, विनोद डेबिट हो रहा है टू कैश 24,000, टू डिस्काउंट अलाउड, हाँ रिसीव्ड 1200। कैश में क्या होगा?
एग्जैक्ट ऑपोजिट एंट्री, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है। कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 24,000। वही लिखेंगे अपन कि भाई मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है 24,000 से। और डिस्काउंट में भी लिखेंगे बाय विनोद, बाय विनोद। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्रेडिट इनकम कितने से? 1200 से। नेक्स्ट है रमा से कुछ सेल्स रिटर्न आया है क्या? 9,000 का सेल्स रिटर्न टू रमा। तो सेल्स रिटर्न में लिख दूंगी टू रमा 9,000, और रमा में लिख दूंगी बाय सेल्स रिटर्न, क्योंकि रमा क्रेडिट हो रही है 9,000 से। फिर हम क्या कर रहे हैं? रमा को कैश पे कर रहे हैं और कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो रमा वापस क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है बाय कैश 43,000 से, एंड बाय डिस्काउंट 2,000 से। सेम चीज यहां पर लिख देंगे क्योंकि डिस्काउंट डेबिट हो रहा है 2,000 से। डेबिट हो रहा है मतलब एक्सपेंस होगा, क्रेडिट हो रहा है मतलब इनकम होगा या गेन होगा। कैश में क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं टू रमा। डन। ये एंट्रीज हो गई क्या? ये एंट्रीज हो गई क्या? अच्छा, मैंने उस दिन क्या बोला था? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का हमेशा बैलेंसिंग होता है। क्यों? रियल अकाउंट्स में सारे एसेट्स आते हैं और पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स आते हैं, तो उनका बैलेंसिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जाने वाला है बैलेंस शीट में। लेकिन नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग कभी नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो पीरियड एंड में पीएनएल में चले जाएंगे। पीएनएल में जाकर वो अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, उनकी बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ऑफ कोर्स अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम बैलेंसिंग कर देंगे, बट आइडियली वो पीएनएल अकाउंट में जाकर खत्म हो जाता है। बात समझ आई क्या? अच्छा, अब ये क्वेश्चन में मेरे को एक क्लियर कट मिस्टेक दिख रही है। वो है कि ये क्वेश्चन बना जर्नल एंट्रीज के लिए था। यहां पर इसलिए कैश का अगर अभी आप बैलेंस निकालोगे तो 1,000 रुपए का क्या आ रहा है? 1,000 रुपए का क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मैंने बोला था जिस भी साइड बैलेंस लिखोगे उस साइड से मत सोचना ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये याद आ रहा है क्या? ये याद आ रहा है क्या? भले बैलेंस लिखा 1,000 रुपए डेबिट साइड में है, लेकिन इसको बोलते क्या है? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट साइड में लिखा है इसका मतलब ही है कि क्रेडिट ज्यादा होगा, या क्रेडिट साइड में लिखा है इसका मतलब ये है कि डेबिट ज्यादा होगा, तभी डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव से था, इसलिए यहाँ कैश का 1,000 रुपए का क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। या तो ये कर सकते हैं कि मैं एक एंट्री पास करवा देती हूँ। लिखो 29/4 की एक एंट्री लिखो, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स 40,000, 40,000 का और सेल हुआ है विच इज कैश सेल्स, और इसकी एंट्री पास कर दो। कैश टू सेल्स 40,000। सेल्स क्रेडिट हो रहा है। अब मुझे फटाफट फटाफट बैलेंस निकालो और ट्रायल बैलेंस बनाओ। फटाफट बैलेंसिंग करो और ट्रायल बैलेंस बनाओ। बैलेंसिंग करो और ट्रायल बैलेंस बनाओ।
हम्म। मुझे आप लोग से फाइनल बैलेंसेस चाहिए। कितना है कैश का बैलेंस? कितना है मैम कैश का बैलेंस? 44 कैसे आया? बैलेंस। अच्छा, लेजर की बैलेंसिंग क्या होता है? हम लोग जो भी साइट कम है वहां पर फाइनल बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। यहां पर क्या है? 83,000 है, यहां क्या है? 44,000 है। यानी मैंने शुरुआत, जब मंथ शुरू हुआ था तब मेरे पास सपोज 0 रुपए थे, फिर मैंने कुछ सेल वगैरह किया, जिसको क्रेडिट सेल किया उससे पैसे आए तो मेरे पास 83,000 आ गए। लेकिन उस महीने मैंने खर्चे कर दिया 44,000, तो मेरे मंथ एंड में क्या अमाउंट बचा होगा? 39,000। उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग करना। सेल्स अकाउंट का क्या बैलेंस है? 94,000 आया क्या सबका? 94,000 आया क्या मैम आपका? परचेज अकाउंट का 47,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 47,000। मैम आपको समझ आ रहा है गुंजन? अंडरस्टूड क्या करना है अपन? सर आप दोनों? अच्छा मुझे डिस्काउंट का बताना बैलेंस। 800 किस साइड लिखोगे? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। कहा लिखोगे सर? क्यों? असेट है डिस्काउंट की एक्सपेंस है? देखो, अगर हम लोग एक अकाउंट बना रहे हैं डिस्काउंट का तो समझना, डेबिट बढ़ा हुआ है, डेबिट ज्यादा है, अगर ज्यादा है 2,000 का रमा को डिस्काउंट दिया, जबकि डिस्काउंट हमें मिला कितने का? 1,200 का। तो 800 रुपए का मैंने डिस्काउंट ज्यादा दिया, एक्सपेंस ज्यादा किया, तो डेबिट बैलेंस।
वही चीज अगर मैं विनोद को 2000 का डिस्काउंट, विनोद से 2000 का डिस्काउंट मिलता, रमा को 1200 का डिस्काउंट देती, तो क्या आता? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मतलब गेन, और गेन हुआ है ना। आप लोग समझ रहे हो ना, अकाउंटिंग बहुत इजी है, बहुत लॉजिकल है, कोई दिक्कतें नहीं है अकाउंटिंग में। ठीक है। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न 1800। अच्छा, विनोद और रमा का क्या बैलेंस आ रहा है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा सेटल कर दिया। 27,000 का इसने हमसे परचेज किया था, 1800 का रिटर्न कर दिया, 24,000 का कैश दे दिया और 1200 का डिस्काउंट मिल गया। तो ये भी टोटल और ये भी टोटल एक बार चेक कर लो। 1800 प्लस 24,000 प्लस 1200 कितना आता है? 27,000। और ये भी 27,000 है। सेम विथ रमा, 54,000 से सेल था, लेकिन 9,000 का रिटर्न कर दिया, 43,000 का, और डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, तो मेरा बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पूरा सेटलमेंट हो गया। डन। अच्छा, ट्रायल बैलेंस का क्या फिगर आ रहा है? टोटल 90। मैम आप 95, 80, 800। मैम आपका 1,82,000। आपने टोटल्स वाला फॉर्मूला लगाया है क्या? टोटल मेथड से किया है? देखो, ट्रायल बैलेंस जैसे कभी भी बैलेंस मेथड से करना वही सबसे इजी होता है। सर आप लोग का बनाओ फटाफट फटाफट फटाफट। कैश कितना है बैलेंस? 39,000। डेबिट होगा, इसमें किसी को दिक्कत? सेल्स इनकम में क्रेडिट होगा, किसी को दिक्कत? कितने से? 94,000। परचेस 47,000 से डेबिट होगा। डिस्काउंट हमने बात कर लिया कि ये एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस आएगा 800 रुपए का। ये 800 रुपए का डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस वर्ड यूज करी हुई, ये सब क्लियर है? क्यों कर रही हूं? क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा का हुआ है, इनकम कम का हुआ है। सेल्स रिटर्न हमारा, अगर सेल्स क्रेडिट में जा रहा है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में जाएगा। परचेज रिटर्न 1800 रुपए। विनोद और रमा का कोई बैलेंस नहीं है। आया 95,800। आया मैम आपका? नहीं आया? बैलेंस मेथड से करो। मैम आपका आया उन्नति? क्लियर है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं लिखा है प्लीज फटाफट लिखो। मैं इसमें जर्नल एंट्रीज आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगी, लेजर और ट्रायल बैलेंस आप लोग घर से एक बार रीचेक करके आओगे। ऑफ कोर्स 100%। जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा है प्लीज लिखो। बाकी सारों का आई होप ट्रायल बैलेंस बन गया हो। सर आया 95,800? बन गया? सर आया 95,800?
आप लोग ने जर्नल एंट्रीज लिख ली नेक्स्ट क्वेश्चन की? जर्नल एंट्रीज लिखी, ट्रायल बैलेंस मैच हुआ? टीडीएस वो तो मुझे भी नहीं पता कि टोटल कितना होगा। देखो, होमवर्क क्यों? ओके, ये आपका 97 कैसे आ रहा है? ये 1800 वर्सेस रिटर्न, क्या मिस कर रहे हो आप? अच्छा, ओके, गॉट इट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है बस, एक सेकंड, ये भी गलत है सर। बाकी लोगों ने जैसे ही लिख लोगे प्लीज बता देना। हम्म, मुझे डिपॉजिट का अकाउंट ये एंट्री समझ नहीं आई, और इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, आप इनकम दिखा रहे हो। या बैंक चार्जेस आप इनकम दिखा रहे हो, क्रेडिट मतलब गेन, तो बैंक चार्जेस आपका गेन है। बैंक अगर पैसे काट रहा है आपके तो वो गेन है। मैम लिख लिया? जर्नल एंट्रीज ट्राई करो फटाफट। मैम आपने लिख लिया उन्नति? हम्म, हम्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित 27,000, ओके, फिर जब डिसऑनर हुआ, वही वही आप लोग मिस कर रहे हो, समझना। चलो लेट्स सी, मैम आपका क्वेश्चन लिखा गया, वी ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 50,000। मैंने मेरा कैश 50,000 एक्स्ट्रा पड़ा था लाइन मेरे बिजनेस में, उसको जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या हुआ यहाँ पर, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बट कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया, इसलिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक टू कैश डेबिट 50,000। ये सबका सही है? ओके, फिर मैंने गुड्स खरीदे 10,000 के और पेमेंट किया चेक से। लिखा है चेक से पेमेंट हुआ है, मतलब कहां से पेमेंट हुआ है? बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है। परचेस किया
और जाकर उसको चेक दे दिया। चेक दिया मतलब बैंक से बैलेंस घटने वाला है। अच्छा, अब ये जो ये जो सी एंट्री है ना, ये थोड़ी ट्रिकी है। अलग अलग चीजें आप इसमें समझ सकते हो। ये बिजनेस किसका है? राघव का। राघव कौन हुआ? ओनर। यहाँ क्या लिखा है? रवि इनका कोई डेटर होगा। डेटर मतलब जिससे पैसे आने हैं। डायरेक्टली डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 40,000 इन राघव्स अकाउंट। क्या लिखा है? इन राघव्स अकाउंट। अब समझना, मेरे पापा लोग 3 डायरेक्टर हैं, है ना? तो एक्सेल ये जो चला रहे हैं, आप लोग सपोज एजुकेशन की सर्विस यहाँ लेने आए। हो सकता है आपने बोला मैम मुझे 3 ईएमआई में पेमेंट करना है, मैं धीरे धीरे पेमेंट करना चाहता हूँ। हो सकता है, ओके। फर्स्ट ईएमआई तो तभी की तभी मिल गई, है ना, एक्सेल के अकाउंट में। सेकंड ईएमआई क्या हुआ? आप मेरे रिलेटिव थे, तो आपने एक्सेल अकाउंट की जगह मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिए। यही लिखा है। मुस्कान के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आ गए। एक्सेल अलग है, मुस्कान अलग है। क्लियर है ना? तो यहां एक और तरीका हो सकता है सोचने का, विच इज ड्रॉइंग। या तो मैं वो 40,000 बिजनेस को रिटर्न कर दूं जो मेरे अकाउंट में आ गया, बट अगर मैंने लिख दिया या रख लिया, सॉरी, तो मैंने क्या किया? एक तरीके से मैंने बिजनेस के 40,000 निकाल लिए। मैंने बिजनेस के 40,000 निकाल लिए। समझना क्या होता है यहाँ पर। रवि अगर एक्सेल को पे करता, ठीक है, फिर मैं एक्सेल से निकालती, तो ड्राइंग ही होता ना वो मेरा। बस यहाँ क्या हुआ, रवि ने डायरेक्टली मुझे दे दिया। अब यहाँ इसके आगे ये नहीं लिखा है कि मुस्कान ने रवि के पैसे वापस किए या नहीं किए। तो यू कैन थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट इट इज ड्राइंग। नेक्स्ट, ये सोच सकते हो आप कि राघव लिखा है मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड इसमें आप लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखकर। ठीक है, इसकी एक्चुअल एंट्री तो पता है क्या की गई है? राघव टू रवि। राघव टू रवि क्यों की गई है? रवि अपना डेटर था, वो खत्म हो रहा है, और राघव के अकाउंट में पैसे चले गए। बट आप ओनर के नाम से कभी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करते हो, आप ड्रॉइंग या कैपिटल अकाउंट से करते हो। अगर ओनर पैसे दे रहा है तो कैपिटल, ओनर पैसे निकाल रहा है तो ड्रॉइंग। ओनर का कोई अकाउंट नहीं होता, उनके 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड ड्रॉइंग। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आप लोग यहाँ क्या एंट्री पास करोगे? ड्रॉइंग्स। अपन को पता है असेट ड्राइंग्स डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और ड्राइंग बढ़ रही है, उसने ड्रॉ कर लिया पैसे एक तरीके से 40,000 रुपए। और रवि जो मेरा डेटर था, अब वो बिजनेस को पैसे नहीं देने वाला है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। कितने से? 40,000 से। ये बात समझ आई? ये एंट्री समझ आई? ये उसके पीछे का लॉजिक समझ आ गया? क्लियर है? ओके, यहाँ लिख देना बीइंग क्या? वो विड्रॉ नहीं कर रहा है, बट एक अब एक चीज बताना। आज मेरे पापा ये बिल्डिंग में गए, उन्होंने देखा कि पीछे के जो 2-3 चेयर पड़े ना वो खाली है। तो उन्होंने, मेरे पापा ना घर पे ट्यूशन भी चलाते थे, तो बोला ये 2-3 चेयर मेरे घर पे ट्रांसफर कर दे। दिस इज ऑल्सो नॉट विड्रॉइंग। उठाकर घर पे रख दिया। जरूरी नहीं है कि बिजनेस से विड्रॉल ही हो, कुछ और भी एक्शन हो सकता है विच कैन बी इन द नेचर ऑफ ड्राइंग। दिस इज इन द नेचर ऑफ ड्राइंग ना, बिजनेस से कुछ निकल तो रहा है। और किसके चले गया? रवि ने क्या किया? डायरेक्टली राघव को भेज दिया ना। राघव उसका दोस्त होगा। बैंक बैलेंस किसका? बट राघव का, बिजनेस का नहीं। बार बार मैं बोलती हूँ बिजनेस और ओनर डिफरेंट है। कोई भी इंसान, लॉजिकल इंसान, जब बिजनेस चालू करता है तो उसका अकाउंट सेपरेट बनाता है पहले,
क्योंकि उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अलग होती है, उसकी जीएसटी फाइलिंग अलग होती है, तो उसका अकाउंट भी सेपरेट होता है। इन्होंने क्या किया, राघव के अकाउंट में डाल दिया। बात समझ आई? या लिख दो बीइंग रवि, बैंक टू रवि कब सही होता, जब आप ये मानते कि राघव के बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, बीइंग मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ये वर्ड ही नहीं लिखता ना, डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू राघव्स अकाउंट बाय रवि अ डेटर। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई क्या? नेक्स्ट क्या है, कैश विदड्रॉन 5000 फॉर पर्सनल यूज, ये तो ड्राइंग है ही। अब मैं डेट्स नहीं लिख रही हूँ, डेट्स आप लोग लिख लेना, ये तो ड्राइंग है ही। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा उसने 5000 का कैश निकाल लिया बिजनेस से, कैश कम हो गया, डेबिट 5000। अब ये दो एंट्री ना प्यार से समझना। 21 अप्रैल को, अगेन किराना दुकान, 21 अप्रैल को मेरे किराना दुकान में एक बड़ा कस्टमर आया, 10,000 का माल खरीदा, है ना। मैंने उसको बोला तू मुझे आज पेमेंट कर देगा, कैश डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, तू मुझे आज पेमेंट कर दे, कैश जल्दी आ जाए, तो तू मुझे आज पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ ना 10,000 का, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखा है, डन, 10,000 का कैश डिस्काउंट। तो हमारे अंकित जी ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 10,000 ना अभी की अभी देता हूँ तेरे को, बट 10,000 में 10% का कैश डिस्काउंट, मतलब वो कितना दे रहा है, 9,000 दे रहा है। मैंने बोला मैं अभी निकाल कर देता हूँ तेरे को 9,000 रुपए। हाँ, तो उसने क्या किया, 9,000 का चेक निकाल कर दे दिया, ठीक है, और वो चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया एट द एंड ऑफ द डे, नॉर्मल। तो मैं बिजनेस के एंड में क्या ट्रांजैक्शन मारूंगी कि भाई मैंने माल सेल किया, उसकी जगह मुझे कैश आया 9,000 का, और वो कैश आने के लिए, कैश नहीं, बैंक अकाउंट में 9,000 रुपए आया क्योंकि चेक है, और वो बैंक अकाउंट में 9,000 आने के लिए मैंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, डन। अब मैंने बैंक में तो मेरा चेक दे दिया, रिकॉर्डिंग तो कर ली, 2 दिन बाद पता चला उसका चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, उसके तो अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। तो मैं ये एंट्री को रिवर्स कर दूंगी, वापस डेटर खड़ा कर दूंगी, बैंक कम कर दूंगी। बैंक कितने से कम करूंगी, 9,000 से, जितना बैंक बढ़ाया था। बट आप एक बात सोचो कि मैंने उसको एक डिस्काउंट दिया था, क्यों दिया था, क्योंकि उसने मुझे कैश जल्दी पे किया। लेकिन क्या उसने मुझे कैश जल्दी पे किया, नहीं, उसने मुझे कैश जल्दी नहीं पे किया, उसका तो चेक डिसऑनर हो गया, मुझे कैश तो आया ही नहीं, तो कैश डिस्काउंट की तो बात ही नहीं होती। तो मैं कैश डिस्काउंट भी रिवर्स करूंगी, और मैं उसको पूरे 10,000 का डेटर क्रिएट करूंगी, क्योंकि मैंने उसको 9,000 तब दिए थे जब वो मुझे कैश दे रहा था, बट 2 दिन बाद मुझे पता चला वो तो मुझे कैश दिया ही नहीं एक तरीके से, तो जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया है वो भी तो रिवर्स होगा ना। तो जो लोग, आप लोग जो लोग 27,000 से रिवर्स कर रहे हो वो सही है, बट वो 3,000 भी तो रिवर्स करेगा ना। बिजनेसमैन क्या सोचेगा, इसने मुझे कैश कैश दिया नहीं और कैश डिस्काउंट लेकर चलेगा, बड़ा साले को मैं कैश कैंसिल करूंगा इसका। बात समझ आई? ठीक है, पूरी एंट्री रिवर्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेम डे डिपॉजिट है ना बच्चे लोग, सेम डे डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक अकाउंट ही, उसमें कैश लाकर फिर चेक डिपॉजिट करेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बैंक में आया है ऐसा माना जाएगा। बात समझ आई? तो 21 अप्रैल को क्या किया होगा मैंने, एक बार एंट्री क्या है, ऑन 21 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू अंकित फॉर 30,000 एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, रिसीव्ड अ चेक, जो उसने डिपॉजिट कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, कितने से, 27,000 से,
डन। डिस्काउंट मैंने उसको अलाउ किया 3,000 का, और मैंने सेल किया 30,000 का। अब 26 को क्या हुआ, उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो मैं ये पूरी एंट्री उलट दूंगी। बस एक चीज होगी कि सेल तो हुआ है, कैश की जगह क्रेडिट सेल हुआ है, कैश की जगह क्रेडिट सेल हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, अंकित को पहले डेबिट करूंगी, कितने से, सेल अमाउंट से। मैंने 30,000 का सेल किया था, उससे 30,000 लूंगी। अब बैंक में जो पैसे मैंने दिखा दिए थे कि आ गए हैं, वो नहीं आए। 27,000 दिखाए थे, 27,000 से क्रेडिट रिवर्स। और ये जो डिस्काउंट मैंने उसको दिया था ये देखकर कि तू मुझे कैश जल्दी दे रहा है, वो भी रिवर्स करूंगी। क्यों, क्योंकि उसने मुझे कैश नहीं दिया। और मैं डेटर खड़ा करूंगी 30,000 का। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज। पहली बात तो इंटरेस्ट चार्ज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो जो लोग इसको क्रेडिट किया, आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप बैंक इंटरेस्ट को इनकम दिखा रहे हो। बात समझ आई, क्रेडिट करना मतलब इनकम दिखाना। बात समझ आई क्या, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, सपोज HDFC बैंक है, मेरा उसमें अकाउंट है, ठीक है। उन्होंने मेरे से साल का इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो क्या करेंगे, मेरे घर आएंगे क्या, ठक 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 ठक, कैश दे दे, वो बैंक से कट करेंगे। तो यहाँ टू कैश नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग ऑफ कोर्स बैंक से 500 रुपए कट करेंगे। वो आपके दरवाजे में नहीं आएंगे ठक ठक आने की, तू मुझे 500 रुपए क्या करेगी, कैश करेगी कि UPI करेगी, कि तू क्रेडिट कैश मतलब क्रेडिट कार्ड से पे करेगी या डेबिट कार्ड, नहीं नहीं नहीं, वो आपके बैंक अकाउंट से काटेंगे। बात समझ आई। तो यहाँ क्या होगा, टू बैंक, टू कैश नहीं होगा। क्लियर है क्या, सारे जर्नल एंट्रीज क्लियर है क्या। आप लोग इसका लेजर बना सकते हो, आप लोग इसकी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आज मैं एक और क्वेश्चन दूंगी। ये मैं आप लोग के टेलीग्राम में जब आप लोग ऐड हो जाओगे तो उसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसका, इसका फाइनल अकाउंट्स भी बनाना है, ठीक है। आज मैं आप लोग को बैलेंस शीट समझा देती हूँ, मैं ट्रेडिंग PNL समझा चुकी हूँ, बैलेंस शीट समझा देती हूँ, इसका ट्रायल बैलेंस चाहिए मुझे। सॉरी, इसके मुझे फाइनल अकाउंट्स भी चाहिए। जिसने भी पूरा नहीं देखा है, मैंने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था, ये सबके नोटबुक में होना चाहिए। और PNL अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, सबके नोटबुक में होना चाहिए। बात समझ आई। अच्छा, हम ट्रेडिंग के लिए क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च डा डा डा। PNL में क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बैलेंस शीट, पर्टिकुलर डेट की जगह मैं ये लिख दूं क्या, असेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज किस साइड आती है, इधर आती है। असेट कभी भी इधर आता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। बैलेंस शीट में असेट आप राइट साइड में दिखाते हो और लाइबिलिटीज और कैपिटल आप लेफ्ट साइड में दिखाते हो।
डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं, इट्स अ शीट। मैं ट्रेडिंग को अकाउंट बोला था, पीएनएल को अकाउंट बोला था, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट। आप यहाँ पर ये लॉजिक मत लगाओ कि डेबिट है कि क्रेडिट है। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल्स आते हैं, राइट साइड में असेट्स आते हैं। नो डेबिट क्रेडिट इज देयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एज ऑन ईयर एंडेड 31st मार्च। ठीक है, यहां क्या लिखा था? फॉर द ईयर एंडेड। यहां क्या लिखते हैं? एज ऑन। क्यों? एक पर्टिकुलर डेट का बनता है। ओके ओके। और पीएनएल एक बैलेंस शीट 31st मार्च को बनने वाला है सपोज, ठीक है। पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का बनता है। इसका क्या मतलब है? मुझे 6 महीने पहले अगर कोई रेवेन्यू हुई होगी तो वो भी मैं ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाऊंगी। ये बात सही है। बट मैंने साल के स्टार्टिंग में कार खरीदी थी और साल खत्म होने से एक दिन पहले वो कार बेच दी, तो क्या वो मेरे बैलेंस शीट में आएगी? क्या वो मेरे बैलेंस शीट में आएगी? नहीं, क्योंकि एज ऑन 31st मार्च वो मेरे असेट का बैलेंस नहीं था। इसलिए हम बैलेंस शीट को एक स्नैपशॉट भी बोलते हैं, फोटो बोलते हैं। बैलेंस शीट इज अ फोटो एक दिन का, बट पीएनएल एंड ट्रेडिंग इज अ वीडियो पूरे साल का। उसमें सब आता है, जो भी साल में हुआ है सब आता है। बट बैलेंस शीट में अगर एक दिन पहले भी कुछ चीज आपके अकाउंट से खत्म हो गई तो वो नहीं आती है। इसलिए ये एक पर्टिकुलर डेट का होता है, एक फोटो की तरह होता है, एक स्नैपशॉट की तरह होता है, जबकि ट्रेडिंग पीएनएल एक वीडियो की तरह होता है जो पूरे साल का होता है, जो पूरे साल का परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या आने वाला है? सारे असेट्स आने वाले हैं। लिखो लिखो, फॉर्मेट लिखो फटाफट। बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, और क्या क्या हो सकता है? डेटर्स, इन्वेंट्री, क्या? बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है बिल्स रिसीवेबल? किसको पता है? व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? वैसे आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज है नहीं, बट बता देती हूँ। सही बोला मैम ने कि कभी कभी ना आपको ट्रस्ट ही नहीं होता है आपके डेटर या क्रेडिटर पे। ठीक है, तो आप उसको एक बिल ड्रॉ करके देते हो कि भाई तू इस पे साइन कर दे कि इतना अमाउंट तुझे देना है। ठीक है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, बैंक, ये सब कहाँ आएगा? सब असेट साइड आएगा। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? पहले लाइबिलिटीज की बात करते हैं। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या क्या होता है? ज्यादा निकाल सकते हो, वेरी गुड। मतलब 10 लाख आप निकाल भी लोगे ना, जबकि आपके अकाउंट में 10 लाख नहीं थे, तो भी चलेगा, बट आपको उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक को हमको वो 10 लाख पे करने का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपकी लाइबिलिटीज हो गई।
है ना। अब कैपिटल इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। मैंने बताया है कि एट द एंड ओनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कैपिटल उसका वापस करो, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल। उससे मैं क्या माइनस करूंगी, ड्रॉइंग्स। अगर कैपिटल वो 100 रुपए का है बट एट द एंड 20 रुपए वो निकाल चुका है, तो उसका कैपिटल तो अब 80 रुपए का ही बचा है ना। तो मैं इससे ड्रॉइंग्स माइनस करूंगी और इसमें मैं प्लस करूंगी प्रॉफिट या माइनस करूंगी लॉस। मैंने आप लोग को बोला था कि एक बिजनेस का लाइबिलिटी होता है प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस को वो प्रॉफिट भी जाके ओनर को देना पड़ेगा। ओनर अपनी लागत पे जो इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता है वो है ही प्रॉफिट। ठीक है। देखो आप लोग पे बैलेंस शीट वगैरह पूछेगा नहीं, ये सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट है, कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट आप लोगों से पूछ भी सकता है, ये नहीं पूछेगा। बट ये आप लोगों की बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में दिया हुआ है। ठीक है, 0.99% चांस है कि ये आप लोगों से पूछे। बना लिया क्या फॉर्मेट? हाँ, डन। किसी को कोई डाउट अभी तक? डन। तो जो आज मैं होमवर्क दूंगी उसमें एक तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आप लोगों को ट्रायल बैलेंस और लेजर बनाकर लाना है घर से। अपन सारी एंट्रीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई होप सबका ट्रायल बैलेंस मैच हो क्योंकि सबने सेम एंट्रीज लिखी है ना। और नेक्स्ट क्या होगा, आप लोग को आज मैं एक क्वेश्चन दूंगी जिसका क्या क्या बनाकर लाना है, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट उसका ट्रेडिंग भी, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी। ठीक है, मैं 12 बजे छोड़ रही हूँ बट क्लास मेरी रोज 12:15 तक लगेगी। शेड्यूल में 12 बजे लिखा था इसलिए मैं 12 बजे छोड़ रही हूँ। ठीक है, एवरीबडी विल बी अटेंडिंग फेस टू फेस, आई रिक्वेस्ट अगेन। और कल मैं ज्यादा देर ये डिस्कस नहीं करूंगी, क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से बनाकर आना, जो डाउट्स है वो टेकअप करेंगे क्योंकि कल अपन को कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़कर एक्चुअल कोर्स शुरू करना है। डन।